हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, हम क्लास 11th का इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे। उसमें हमने पढ़ा है चार्ज क्या होता है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन, उसके बाद में इंडक्शन, उसके बाद में चार्जेस की प्रॉपर्टीज थी जो थी पहली एडिटिव, दूसरा पढ़ा था हमने क्वांटाइजेशन और लास्ट में पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था कूलम्ब्स लॉ, है ना। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है उसका स्टेटमेंट हमने देखा था और मैथमेटिकली भी हमने उसको लिख लिया था। उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि कूलम्ब्स लॉ क्या था हमारा। मान लो दो चार्जेस है, एक Q1 है एक Q2 है, दोनों का पोलैरिटी कुछ भी हो, प्लस माइनस हमको कुछ लेना देना है नहीं, मैथमेटिकल फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में, ठीक है। और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R है, ठीक है। Q1 एक चार्ज है, Q2 एक चार्ज है और दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा, है ना, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो रिपल्शन और अट्रैक्शन वाला जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, तो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट को। द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द चार्ज, है ना। साइन कुछ भी हो उससे हमें लेना देना है नहीं, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, कुछ नहीं, सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड उठाओ, ठीक है। प्लस माइनस को नहीं देखना है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और उसके बाद में ये जो था हमारा प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया था, तो इक्वल टू और कांस्टेंट हमने लिख दिया था कैपिटल के, बाकी का एज इट इज Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। उसके बाद में मैंने बोला था अगर वैक्यूम है तो इस K की वैल्यू होती है 1/4πε0 और बाकी का सेम, ठीक है। और ε0 होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, है ना। परमिटिविटी एक मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। परमिशन वर्ड उससे लिया है कि दोनों के बीच का, ये जो दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो फोर्स को मैक्सिमम या मिनिमम, ज्यादा या कम करने का जो काम करता है वो मीडियम करता है। और मीडियम का वो जो काम है किसी दो चार्जेस के बीच का फोर्स को कम करना या बढ़ाने का काम, उसको हम इससे बताते हैं ε0। अगर एप्सिलॉन के आगे 0 दिखा तो समझ जाना ये वैक्यूम है। अगर बाकी दूसरा कुछ मीडियम होगा तो उसके लिए क्या होगा, सिर्फ एप्सिलॉन। कुछ भी, ये वैक्यूम के लिए लिखा हूं मैं और ये मीडियम के लिए लिखता हूं 1/4π, सिर्फ लिखेंगे अभी एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। उसके बाद में लास्ट वीडियो में ही आपको बताया था मैंने वैल्यू ε0 का 8.852 इंटू 10⁻⁻12 और उसका यूनिट मैंने बताया था, ये उधर गया था उधर गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, लेकिन वो नीचे जाएगा तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये यूनिट भी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है, ठीक है। तो मैंने ये भी बताया था आपको कि ε0 की वैल्यू ध्यान में रखने का जरूरत है नहीं, हमें इस पूरे की वैल्यू ध्यान में रखने की है, क्योंकि 1 नंबर है, 4π भी एक नंबर ही है, 12.56 सम होता है। तो ये जो K है वैक्यूम के लिए उसका वैल्यू है 1/4πε0 और 1/4πε0 ये जो पूरा है वो होता है 9 × 10⁹ ये वैल्यू हमको ध्यान में रखना होता है। तो यहां तक हमने देखा था लास्ट वीडियो में, ठीक है। अभी हमको देखना है इसके आगे का पॉइंट जिसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नाम सुन के आपको पता चल गया होगा, परमिटिविटी लिखा है मतलब मीडियम के बारे में हम कुछ बात करेंगे। तो चलिए उसको डिटेल में पढ़ते हैं, चलो। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको बताया कि अगर दो चार्जेस है, दो चार्जेस के बीच का फोर्स हम कैलकुलेट करते हैं कूलम के लॉ को यूज करके, सही है। वो दो चार्जेस के बीच में जो मीडियम है वो कुछ भी हो सकता है, या तो वैक्यूम हो सकता है या फिर ग्लास, वाटर, पैराफिन, कुछ भी हो सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जब हम पढ़ते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन कूलम लॉ जो है या फिर कूलम का फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो डिपेंड करता है। मान लो दो चार्जेस है Q1 Q2, फिर से उन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। अभी इन दोनों के बीच में क्या है, ये जो पूरा है स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल, इसमें क्या है, वैक्यूम है। वैक्यूम मतलब फ्री स्पेस है। अभी इनके बीच का मैंने फोर्स कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया, ये वैक्यूम हटा दिया
बाकी सब सेटअप वही है, Q1 चार्ज वही है, Q2 वही है, डिस्टेंस भी वही है, लेकिन मैंने अभी क्या करा, मीडियम चेंज कर दिया। जैसे ही मैं मीडियम चेंज करता हूँ हमें ये ऑब्जर्व होता है कि पहले जो फोर्स की वैल्यू थी, अभी जो फोर्स की वैल्यू है, दोनों में क्या होगा, डिफरेंस होगा। सब वही है, लेकिन हमने क्या चेंज किया, मीडियम चेंज किया। तो मीडियम चेंज करने से हमको ये पता चलता है कि अगर मीडियम चेंज करेंगे तो फोर्स का वैल्यू चेंज होगा। ठीक है, तो किस मीडियम में फोर्स का वैल्यू ज्यादा होता है, किस मीडियम में फोर्स का वैल्यू कम होता है, वो भी हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी एकदम सिंपल टॉपिक है, उसको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। सबसे पहले कूलम्ब लॉ हमको मालूम है। पहला, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस हमको मालूम है, कहां पे, इन वैक्यूम। कितना होता है, उसको लिखते हैं फोर्स इन वैक्यूम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R²। सही है, ओके। बाद में वही दो चार्जेस, सेम टू चार्जेस, उनके बीच का डिस्टेंस भी सेम, खाली अभी हमने क्या किया है, मीडियम चेंज कर दिया है। तो फोर्स बिटवीन सेम टू चार्जेस प्लेस्ड एट अ सेम डिस्टेंस R बट इन अ मीडियम, वो होता है फोर्स इन अ मीडियम 1/, एप्सिलॉन 0 की जगह पे क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन आएगा, Q1 Q2 अपॉन R²। Q1 Q2 वही है। अगर हम इन दोनों का रेशो लेते हैं, क्या रेशो लेते हैं, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम। तो इन दोनों का रेशो लो, देखो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो, वही किया है, वैक्यूम अपॉन मीडियम। तो देखो Q1 Q2 अपॉन R² ऊपर भी है, Q1 Q2 अपॉन R² नीचे भी है, कट हो जाएगा, 1 1 कट हो जाएगा, 4 पाई कट हो जाएगा, है ना, बचेगा कौन, यहाँ का एप्सिलॉन 0 बचेगा और यहाँ का एप्सिलॉन। लेकिन ध्यान से देखो, दिस डिवाइडेड बाय दिस कर रहे हैं, तो फाइनली क्या होगा, ये एप्सिलॉन 0 तो नीचे है, एप्सिलॉन 0 क्या है, नीचे, और ये एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। हमको मालूम है A अपॉन बी डिवाइडेड बाय C अपॉन डी अगर होता है तो A अपॉन बी करते हैं इंटू डी बाय C करते हैं, उसी तरह से ये हो जाएगा, ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन। तो ये जो है रेशो, ठीक है, ये जो रेशो है, इस रेशो को ही हमने नया नाम दिया है, उसको बोलते हैं एप्सिलॉन R। अब ये R मतलब आपको समझ में आ गया होगा किसके लिए है, रिलेटिव के लिए है। तो ये जो एप्सिलॉन R है उसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्यों, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू हमको मालूम है, ठीक है, 8.852 वगैरह, और ये किसके लिए होता है, वैक्यूम के लिए होता है, ठीक है। और एक बात याद रखना, इसको एप्सिलॉन R भी लिखते हैं या फिर K। अभी ये जो K है ये है स्मॉल K, ये कौन सा K है, स्मॉल K। तो अभी हम जो टॉपिक देख रहे हैं रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इसकी डेफिनेशन दो तरीके से बना सकते हैं। द रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम is defined as the ratio of force between two charges at rest in vacuum to the force between same two charges placed in a medium। एकदम सिंपल है, फोर्स इन वैक्यूम मतलब क्या, दो चार्जेस के बीच का फोर्स, कब, जब वो दोनों चार्जेस कहाँ प्लेस हो गए, वैक्यूम के अंदर। फोर्स मीडियम सेम, फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस कब, जब वो किसी मीडियम के अंदर होंगे तब। तो उन दोनों का रेशो लिया तो हमको मिला एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0, और इस रेशो को ही मैंने बोल दिया एप्सिलॉन R, और ये एप्सिलॉन R को ही बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। और ये जो K है, खास करके K को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसको ऐसा होता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम, दोनों चीजें सेम है, ठीक है। इसको इंडक्टिव कैपेसिटी भी बोलते हैं, लेकिन वो ध्यान में रखने की जरूरत है नहीं, दो ही वर्ड्स ध्यान में रखो आप, एक है रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दोनों क्या है, दोनों सेम है।
अलग अलग नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर ये डेफिनेशन आपको लिखने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है तो एकदम सिंपल है, इट इज द रेशियो, ये वाला रेशियो यूज कर लो फिर, द relative permittivity or dielectric constant of a medium is defined as the ratio of absolute permittivity of medium। बोला है मैंने एप्सिलॉन कब लगते हैं, जब मीडियम लगता है ना। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। ये ज्यादा सिंपल होगा, ये भी वैसे सिंपल ही है। दोनों में से आप कोई भी रेशियो यूज करके डेफिनेशन बना सकते हो और लिख सकते हो, पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आगे लिखते हैं हम कंपलसरी ऑफ अ मीडियम। मतलब क्या है कि रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये मीडियम की प्रॉपर्टी है, क्योंकि मीडियम को डिस्क्राइब करने के लिए, मीडियम को एक्सप्लेन करने के लिए ही हमने ये टर्म जो है वो लिखा है या पढ़ रहे हैं। ठीक है, मीडियम कैसा है वो बताने का काम क्या करता है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करता है। सिंपल मैं आपको बता देता हूं, अगर मान लो एप्सिलॉन आर और के आपको दिया है 40, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल है, ध्यान से सुनना। अगर कोई दो चार्जेस है Q1 Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, दोनों को मैंने स्टार्टिंग में वैक्यूम में रखा है, और मैंने अगर फोर्स कैलकुलेट किया तो मुझे फोर्स मिला F जितना। फोर्स कितना मिला मुझे? F जितना। अगर मैं सेम टू चार्जेस लूंगा, सेम डिस्टेंस पे रखूंगा दोनों को एक दूसरे से, लेकिन अभी वैक्यूम की जगह पे अगर मैं मीडियम लेके आऊंगा, मीडियम में ऐसा लेके आऊंगा, उसको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं अभी मीडियम को कि वो मीडियम कैसा है। वो मीडियम ऐसा है जिसका रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 40। तो अभी सेम चार्जेस के बीच में सेम डिस्टेंस पे रखा है उनको, तो उनके बीच का फोर्स कितना होगा। तो ये दोबारा हम कैलकुलेट नहीं करते बैठेंगे, सिंपल हो जाएगा, फोर्स इन मीडियम हो जाएगा ये कैपिटल F, और जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उससे क्या कर देना, उसको डिवाइड कर देना। मतलब वैक्यूम में अगर फोर्स 80 न्यूटन है तो ऐसा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऐसा मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 40 है, तो उसका फोर्स हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू कितना से 2 न्यूटन। कितना? 2 न्यूटन। तो यहां से एक बात समझ में आ रही होगी आपको कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमको बताता है कि फोर्स जो है वो कितना गुना कम होगा, फोर्स कितना गुना कम होगा। किससे? जो फोर्स हमने कैलकुलेट किया था वैक्यूम में, उससे कितना गुना फोर्स हमको कम मिलेगा उस पर्टिकुलर मीडियम में, वो बताने का काम कौन करता है? रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, CET JEE में क्वेश्चन आ सकता है। अगर वैक्यूम में फोर्स 80 न्यूटन है और सेम सेटअप को हमने एक मीडियम में मूव कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 40 है, तो उस मीडियम में आपको क्या कैलकुलेट करना है? फोर्स कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करोगे? आप सिंपल ये यूज करोगे और आंसर आ जाएगा। ये है इसका मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमको बताता है कि फोर्स कितना गुना कम होगा उस पर्टिकुलर मीडियम में। जो वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की है उतने टाइम्स फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी जो फोर्स हमको वैक्यूम में मिला है उससे। सही है, सिंपल है, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे? इससे ये वाला टर्म से एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या रहेगा? एप्सिलॉन 0 यहाँ पे डिवाइड होता, उधर जाके मल्टीप्लाई इंटू एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इंटू ए। और अभी हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने कि दो फोर्सेस है ना, कि दो फोर्सेस है, एक है वैक्यूम में कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और मीडियम में है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर ध्यान से देखेंगे हम इसको, एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या है? एप्सिलॉन 0 इंटू के।
तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूं, एप्सिलॉन 0 इंटू के। एप्सिलॉन था वो, एप्सिलॉन की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं, एप्सिलॉन 0 के। एप्सिलॉन की जगह पे कहाँ पे गया, एप्सिलॉन की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं, एप्सिलॉन 0 के यहाँ पे। अगर दोनों को हम डिवाइड कर देंगे या फिर कंपेयर करेंगे, कंपेयर करते हैं, है ना, तो एफ इन मीडियम क्या हो जाएगा, देखो इतना जो पार्ट है, इतना जो पार्ट है जिसको मैंने राउंड किया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। मतलब नीचे राउंड किया हुआ पार्ट और ऊपर वाला पार्ट पूरा सेम है, तो मैं नीचे वाले पार्ट को इतना लिख दूं एफ वैक्यूम, क्योंकि ये पार्ट सेम है, कहाँ के इक्वल है, वैक्यूम के इक्वल है। और ये नीचे क्या है आपका, सिर्फ के नीचे आ जाता है। तो सिंपल है, मीडियम में अगर आपको कुछ फोर्स कैलकुलेट करना है और वैक्यूम में अगर आपको फोर्स दिया है, तो सिंपल क्या करना, वैक्यूम में जितना फोर्स है उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर दो, आपको उस मीडियम में फोर्स मिल जाएगा। इतना सिंपल है। तो इससे दो बातें क्लियर होती है, दो चार्जेस के बीच में फोर्स मैक्सिमम कब होगा, फोर्स मैक्सिमम तब होगा जब आपका मीडियम क्या होगा, वैक्यूम होगा। मीडियम क्या होगा, वैक्यूम। मतलब मैक्सिमम फोर्स कब होगा, वैक्यूम जब होगा दो चार्जेस के बीच में तब, और बाद में जैसे जैसे मीडियम चेंज होते जाएगा उस मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हिसाब से, उस मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हिसाब से आपका फोर्स कम। जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा फोर्स उतना कम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा फोर्स उतना कम। तो यही है आपका सिग्निफिकेंस। सही है। तो यह था हमारा रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम की डेफिनेशन। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो मीडियम की प्रॉपर्टी है, वो हमको बताती है फोर्स कितना गुना कम होगा, वैक्यूम के अंदर जितना फोर्स है उससे कितना गुना फोर्स कम हो जाएगा। लास्ट वाली चीज जो है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी को कुछ यूनिट नहीं है। यूनिट इसलिए नहीं है क्योंकि देखो फोर्स डिवाइडेड बाय फोर्स, न्यूटन डिवाइडेड बाय न्यूटन, न्यूटन न्यूटन एक दूसरे को कट कर देंगे। यहाँ पे एप्सिलॉन और नीचे भी एप्सिलॉन है, जीरो भी है, मतलब एक ही है, ठीक है। दोनों जो है रेशो है, सॉरी ये जो है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो रेशो है सेम क्वांटिटीज का। सेम क्वांटिटीज का रेशो होने के कारण ऊपर भी वही यूनिट आएगा, नीचे भी वही यूनिट आएगा, एक दूसरे को वो यूनिट कैंसिल कर देंगे, यूनिट ही नहीं बचेगा। तो इसलिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी यूनिटलेस क्वांटिटी है, और यूनिटलेस है इसलिए डायमेंशनलेस भी है। तो अगर आपको कोई पूछा किसी ने कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट बताओ या डायमेंशन बताओ, तो सिंपल बोल देना यूनिट भी नहीं है, डायमेंशन भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब समझ में आया होगा, उसका यूज आपको समझ में आया होगा, सिग्निफिकेंस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।